नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये बातचीत बड़े प्रोजेक्ट वेदांता और फॉक्सकॉन के गुजरात चले जाने को लेकर चर्चा हुई, पर दोनों के बीच बातचीत को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस कोई पचा नहीं पा रहा। शरद पवार कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने छोटे बच्चे की तरह एकनाथ शिंदे को गुब्बारा थमा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के प्रेशर में ये दोनों प्रोजेक्ट गुजरात राज्य को दान में दे दिए, जिससे गुजरात का और विकास हो और महाराष्ट्र पीछे चला जाए। पर असलियत क्या है? क्या हुई होगी पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे की फोन पर बातचीत, और इस बातचीत पर क्यों इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे की फोन पे ऐसी क्या बातचीत हो गई जिसको लेकर इतनी राजनीति चल रही है? देखिए, ये प्रोजेक्ट के गुजरात जाने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक बवाल था। राजनीतिक बवाल शुरू हुआ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से, क्योंकि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जो नई सरकार बनी है वो किसी भी तरीके से अपने राज्य में विशेष तरीके से विकास कर सके। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में गया है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है। ये इतना बड़ा बवाल का कारण नहीं बन सकता। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि इन लोगों ने एक सियासी दांव चला। ये वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट है, 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन लोगों ने 2 साल पहले से तैयारी शुरू की थी। अब इसके गुजरात शिफ्ट होने को लेकर, शिफ्ट होना भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिफ्ट तो तब कहा जा सकता है जबकि ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया होता महाराष्ट्र के लिए। अगर वहां पर गुजरात में उन लोगों ने जगह फाइनल कर ली तो उस पर इन लोगों ने कोशिश की कि नई सरकार को घेरा जाए। ये राजनीतिक दांव था, सियासी दांव था। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी तो सबसे पहले इनका अपना ही दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि अब जो सारी बातें, तथ्य और इन दोनों के एमओयू, जो महाराष्ट्र सरकार का एमओयू हुआ था उन दोनों कंपनियों के साथ, ये जब सामने आया तो उसकी सच्चाई पता लगने लगी कि ये प्रोजेक्ट जो गुजरात शिफ्ट हुआ है उसके पीछे का कारण ये शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं है। उसका कारण एमवीए की वो नीतियां हैं जो 2019 के बाद इन लोगों ने लागू की। किस तरीके से इन लोगों ने एक बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ एक साजिश की और ये अपना जेब भरने के लिए इसे बाहर जाने को मजबूर किया। जब उस समय 2015 से ये मामला चल रहा था, कोई ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसके लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से तैयारी की जाए। अभी 30 जून को नई सरकार बनी है और 2 महीने के अंदर इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता था कि कोई इतना बड़ा कंपनी कहीं एस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रही है और 1 महीने 2 महीने में वो जगह फाइनल कर ले। इसके लिए सालों तक R&D किया जाता है, जगह की स्थिति देखी जाती है कि वहाँ पर हमें लेबर कैसे सप्लाई हो सकता है, वहाँ पर हम जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का ला सकते हैं तो वो एक्सेसिबल कैसे है, पोर्ट की दूरी कितनी है, वहाँ पर सारी सुविधाएं कैसे अवेलेबल होगी, सरकार की क्या स्थिति है। तो 2015 में महाराष्ट्र की सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, तो उस समय इन दोनों की जो ज्वाइंट वेंचर बनने वाले थी उससे एक एमओयू साइन करवाया था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट जब पटल पर आने की तैयारी में था तो सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, मतलब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई कि अकेले दम पर सरकार बना सके। उद्धव ठाकरे चले गए, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बन गई और उसके बाद इन लोगों ने हिला हवाला शुरू कर दिया। इन लोगों ने 2020 में ही वो एमओयू कैंसिल कर दिया था। 2020 से जब आपने एमओयू कैंसिल कर दिया तो वो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट के लिए भी देखने लगे। उसमें गुजरात के साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट को वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वहाँ पर अपने टीम भेज रहे थे कि जहाँ पर ग्राउंड में देखा जा सके कि सुटेबल जगह कौन सी हो सकती है। और ये स्थितियाँ जब आगे बढ़ी तो 6-7 महीने तक
महाराष्ट्र की एमबीए जो सरकार थी उसके साथ इन लोगों की बातचीत हुई, और वो बातचीत के बाद जब इन दोनों कंपनियों के जो ज्वाइंट वेंचर को लगा कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल स्थिति अभी है, जिस तरह की सरकार चल रही है, और अगर आगे भी ऐसी सरकार ही चलती रही तो संभावना बहुत कम है कि इनको वो सुविधाएं दी जाएगी। अब इसलिए इन लोगों ने तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का ऑप्शन खोल दिया। फिर धीरे धीरे तमिलनाडु और कर्नाटक भी पीछे हट गई और गुजरात में ये फाइनल हुआ। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी खबर है जिसके लिए सिर्फ सोर्सों का हवाला दिया जा सके। वो जो वेदांता कंपनी के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने भी सारी बातें डिटेल में कही है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, पिछली जो सरकार थी महाराष्ट्र की, उस सरकार के दौरान हमने कैसे कैसे समझौते किए थे, क्या क्या शर्तें रखी थी, ये उस कंपनी के लोगों ने भी बताया है। और अभी क्या हुआ, जब गुजरात में लगभग फाइनल हो चुका था तो इस 2 महीने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रयास किया कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर सुटेबिलिटी हो तो ये कंपनियां महाराष्ट्र में ही इन्वेस्टमेंट कर सके। और इसलिए 2-3 बैठकें हुई और महाराष्ट्र की जो अभी वर्तमान सरकार है शिंदे और फडणवीस की, इन लोगों ने कई सुविधाएं अतिरिक्त देने की बात की, 38,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने की भी बात की। लेकिन चूंकि पहले ही लगभग फाइनल हो चुका था गुजरात में, तो इसलिए महाराष्ट्र में वो प्रोजेक्ट लागू नहीं हो सका। अब ये पूरी सच्चाई जब सामने आई तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पोल खुल गई। कांग्रेस तो कहीं भी इस बीच में है ही नहीं, इसलिए वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़ी नहीं रहती है इन मामलों में भी। तो जैसे ही इनका दांव उल्टा पड़ गया वैसे ही ये बौखलाने लगे, दूसरा बहाना ढूंढने लगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हुई। अभी एकनाथ शिंदे पहली बार सीएम बने हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और एक अपनी पार्टी बनाए हैं। अपनी पार्टी शिवसेना को तोड़कर जो उन्होंने बनाई है, तो वो उनका लीडरशिप जितना भी है और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, चाहे वो चुनाव में जाएं या फिर चुनाव के पहले स्ट्रेटजी बनाएं। तो ऐसे में उनके अंदर घबराहट होना एक लाजमी सी बात है। तो इसलिए वो थोड़े घबराए हुए थे इस बात को लेकर कि जिस तरीके से 1,52,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छिन गया है, और जो राजनीति चल रही है इस पर, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो भी बार बार हमला कर रहा है, शरद पवार भी इतने समय के बाद फिर से मैदान में उतर गए हैं, तो इनका सामना कैसे किया जाए। अब इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी बातचीत हुई। सबसे पहले तो बातचीत इसी बात पर हुई कि इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, और पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, अभी काफ़ी प्रोजेक्ट, और पीएम का आश्वासन कभी झूठा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि टाटा एयर बस जो बनाया जाना है वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेगा, और इसके अलावा दूसरे कई प्रोजेक्ट अभी हैं पाइपलाइन में पड़े हुए, उसके लिए महाराष्ट्र को उन जगहों पर प्लांट लगाया जाएगा, और कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया है कि अभी 1 साल के अंदर 1 लाख युवाओं के रोजगार वाले उतने प्लांट लगाए जाएंगे। जैसे टाटा एयरबस वाले में ही कहा जा रहा है कि 25,000 युवाओं को रोजगार उसमें मिल सकता है। ये आश्वासन की बात हुई कि इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, और ये जो घोटालेबाज लुटेरे महाराष्ट्र में जो बैठे हुए हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के गुट के कुछ लोग हैं, जैसे संजय राउत अभी जेल में सड़ रहे हैं, शरद पवार की पार्टी के कई नेता जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन लोगों के इन आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। जी, मतलब जानबूझकर राजनीति की जा रही है। जानबूझकर राजनीति ये लोग तो कर ही रहे हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से नई सरकार बनी है, इनके पास कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि इस सरकार को घेरा जा सके। एक ऐसा मौका मिला जिसको तत्कालीन उनको लगने लगा कि अगर ऐसे समय में ऊपरी तौर पर पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस और साथ ही एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, चूंकि केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और गुजरात से ही दोनों हैं, पीएम मोदी भी गुजरात से हैं, अमित शाह भी गुजरात से हैं, और ऐसे में जब एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बदले गुजरात में चला गया है, तो ये कनेक्शन जोड़ के किसी भी तरह से
ये कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र के साथ बीजेपी दोहरा रवैया अपना रही है, जैसा कि ये लोग आरोप लगाना चाह रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसके बाद इन लोगों का दांव उल्टा पड़ गया और पता चलने लगा, मीडिया में ये खबरें आने लगी, धीरे धीरे सारे रिपोर्ट्स क्रोनोलॉजी सामने आने लगी, कैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात गया है, महाराष्ट्र क्यों नहीं गया और इसके लिए सही जिम्मेदार कौन है। ऐसे शरद पवार इसलिए बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे अभी सीएम हैं वही उद्योग मंत्री थे एनडीए की सरकार में, लेकिन उद्योग मंत्री का काम और सीएम का काम दोनों में अंतर है। अगर इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के साथ एकनाथ शिंदे इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकते थे, ये चीफ मिनिस्टर का काम है और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उस समय के सुपर सीएम शरद पवार का काम था। ये दोनों मिलके ही तय करते थे कि कौन सा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आएगा, किस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और किससे कितनी लूट की संभावना है। ये सारा जो वसूली गैंग उस समय एक्टिव था वो एकनाथ शिंदे के फैसले का इंतजार नहीं करता और न ही कोई ऐसा डिसीजन एकनाथ शिंदे को लेने देता। और शरद पवार आज उसी बात को लेकर जब उल्टा पड़ गया इनका दाव कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ही एमबीए के काले कारनामों के कारण हुआ है, इनकी कमीशन खोरी के कारण हुआ है। जिस समय इनकी सरकार चल रही थी इतने नए नए घोटाले सामने आए, जब इनका वसूली रैकेट सामने आया कि किस तरीके से मुंबई में, पुणे में, नासिक में हर जगह पे पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है कि आप वसूली करो और एनसीपी के साथ साथ शिवसेना के फंड में पैसे जमा करो, इन लोगों को पैसे दो। तो ऐसे समय में कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा, क्योंकि उन्हें तो ये पॉलिटिकल जो स्थितियां गड़बड़ हो रही थी उसका अनुमान भी नहीं था कि ये सरकार इतनी जल्दी गिर जाएगी। अब वो तो इन्वेस्टमेंट इस आधार पर नहीं करेंगे कि आगे चलो अभी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद सरकार इनकी गिर जाएगी तो फिर हमारे लिए अनुकूल स्थितियां होगी। अगर ऐसी स्थिति रहती तो कांग्रेस के समय में इतना दुर्गति नहीं होती इन लोगों की। क्या ये जो बौखलाहट है उद्धव ठाकरे या विपक्षियों की, वो इस बात की तो नहीं कही कि शिंदे सेना जो है वो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है, 8 राज्यों के अध्यक्षों का भी समर्थन शिंदे को मिल गया है? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है, ये संभावना पूरी है कि इनकी बौखलाहट, इनके पागलपन जो है इसी बात को लेकर है। 2 तरह की स्थितियां महाराष्ट्र में चल रही है। एक तो उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है, हर समय कुछ न कुछ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है। एक बार देखें जो शिंदे गुट है जो बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को निपटाएं, आप देर न लगाएं, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट है जो इसे टालने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इस समय ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आई है जिसमें उद्धव ठाकरे का एक तरह से सफाया लगभग होने वाला है। जैसे स्टेट लेवल पर बात करें तो 10 राज्यों में शिवसेना के स्टेट प्रमुख हैं, यानी कि संगठन है, उसमें से 8 राज्यों का संगठन अगर उसके प्रमुख ही शिंदे के साथ चले आए तो संगठन पूरी तरह से शिंदे के साथ ही आ गया। 2 स्टेट बचे हुए हैं अब इनके पास। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो एक और बड़ा मामला आने वाला है जिसको बुलाने के लिए इन लोगों ने इधर ये जो प्रोजेक्ट का मामला सामने लाया, वो है दशहरा की रैली को लेकर। दशहरा की रैली अब शिवसेना, चूंकि शिवसेना असली किसकी है इसका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चुनाव आयोग के पास लटका हुआ है। तो ऐसे में दोनों गुटों ने दावा किया है कि शिवाजी पार्क में हमें अनुमति दी जाए रैली करने। ऐसे दावे तो गणेश चतुर्थी में भी देखने को मिले थे, लेकिन सारे दावे फेल हुए, शिंदे सेना मजबूती से उभरी। बिल्कुल, और ये अभी ये गणेश चतुर्थी से भी बड़ी बात है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के समय में दोनों ने अलग अलग स्तर पर अपने पंडाल बनाए थे। उसके बाद जब दही हांडी की बात आई तो उस समय भी शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का जितने जगह पर आयोजन किया गया था वो उद्धव ठाकरे से ज़्यादा मजबूत था। लेकिन अब दशहरे की बात आती है तो दशहरा में एक रैली जो किया जाता है वो बाला साहब ठाकरे की परंपरा है, और ये शिवाजी पार्क जो एक तरह से शिवसेना के दशहरा के लिए वो परंपरा को ठाकरे परिवार ही निभाता रहा है। बाला साहब ठाकरे रहे, उसके बाद उद्धव ठाकरे करते रहे। अब शिवसेना को शिवाजी पार्क के में रैली करने की अनुमति दी जानी है। अभी बीएमसी चूंकि उद्धव ठाकरे के पास ही है, चुनाव होना बाकी है, चुनाव होगा तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल जाएगा।
लेकिन ऐसे में ये मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों ने दावा किया है कि हमें शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी जाए। अब दोनों का मामला भी अटका हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को रैली का परमिशन दिया गया तो एकनाथ शिंदे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे की उस परंपरा पर ब्रेक लगाना है। तो ये सारा मामला जो उद्धव ठाकरे के साथ चल रहा है, उसमें एक मौका इन्हें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरने का मिला था, वो मौका भी छूट गया, इनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि सारे के सारे जो सबूत मिले हैं वो इस बात के हैं कि एमवीए सरकार के दौरान जो प्रोजेक्ट को लटकाने की कोशिश की गई थी उसी का परिणाम है कि इसे गुजरात भेज दिया गया। दूसरी स्तर पर देखा जाए तो शरद पवार इसलिए पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। एक तो परिवार में कलह है, दूसरा ईडी और सीबीआई का दबाव है, तीसरी बात यह है कि अभी जब से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन हुआ है तब से इन्हें लगने लगा है कि जिन मराठा वोटर पर ये सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वो भी अब भगवा के साथ चला जा रहा है। उनको भी अब जातीय रंग में रंगने की कोशिश शरद पवार की फेल हो रही है। वो लोग भी अब बिल्कुल एक कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार चाहते हैं महाराष्ट्र में, जो पूरी तरह से अगले विधानसभा चुनाव में आ जाएगी सामने। तो इसलिए शरद पवार इस बात से घबराए हुए हैं कि इनके सामने एक के बाद एक दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं और उनकी बेटी को उत्तराधिकारी बनाने का उनका सपना भी टूटने वाला है। तो ऐसे में इन लोगों को एक बड़ा मुद्दा लग रहा था और यही बातें पीएम मोदी ने एकनाथ शिंदे को समझाई है कि इन छोटे मोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम शांत होके राजनीति को आगे गंभीरता से देखें और इन लोगों के आरोपों को दरकिनार करें। एक तो शिवसेना के अंदर जितना हो सके उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की तैयारी बनाए रखें और उस तैयारी में एकनाथ शिंदे लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जहां तक शरद पवार की बात है उसके लिए काफ़ी है ईडी और सीबीआई। ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां इतने ज़्यादा शरद पवार परिवार के घोटालों के सबूत रखे हुए हैं कि कभी भी उन्हें चुप कराया जा सकता है। जी, तो जब पीएम मोदी का मार्गदर्शन हो तो डर किस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल देश भर के शिवसेना के दिग्गज नेताओं की मुंबई में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना के अध्यक्षों, नेताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्यों के शिवसेना के नेता शामिल हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और पीएम की फोन पर बातचीत को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।